एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया था। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हर्बल एज अ रॉ मटेरियल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और जो उसके नोट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि नोट्स कैसे हमें मिलेंगे। तो नोट्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक होता है और टेलीग्राम के जो लिंक है वहाँ पे सीधा आपको जो नोट्स होते हैं, जिस भी यूनिट के नोट्स होते हैं, वीडियो के जो वही नोट्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग वो वीडियो होती है, ठीक है। तो उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको टेलीग्राम पे ओपन हो जाएंगे वो नोट, ठीक है। और वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। सो ये प्रोसीजर है टेलीग्राम के नोट्स का। सो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। सो इसमें आपको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन जो देखो ये क्वेश्चन है ना, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और डायरेक्टली आपको बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इन कल्टिवेशन ऑफ द मेडिकल प्लांट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें आपको पेस्ट पढ़ने हैं, पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिकल प्लांट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ ना, इसमें हम बेसिकली जो भी आप देखते हो आजकल खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन बायोडायनेमिक में क्या होता है कि इसमें हम बायो फर्टिलाइजर या बोल सकते हो बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम केमिकल को पूरा रिप्लेस कर रहे हैं विद द मैन्योर्स और जो कंपोज वगैरह होते हैं उससे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है केमिकल्स कितने हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो है इज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको रुडोल्फ स्टेवन ने इंट्रोड्यूस किया था 1924 में। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो है इसमें जो सॉइल की वैल्यू है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। या बोल सकते हो रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ द सॉइल एंड ट्रीट्स एज सॉइल फर्टिलिटी। उसकी प्लांट की ग्रोथ, देखो अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अगर अपने फार्म्स में केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे प्लांट को तो अच्छा उगा देगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो सॉइल होगी उसको तो खराब करेगा ना, ठीक है। तो देखो जो प्लांट हम खाएंगे, ठीक है, जो भी सोर्स हमें मिलेगा, ठीक है, तो उससे भी हमारी बॉडी को तो हार्मफुल होगी क्योंकि केमिकल्स से उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाले गए हैं केमिकल वाले, उसको जो भी इंसेक्ट होंगे वो तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें पे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो है, बायोडायनेमिक फार्मिंग इज एन अल्टरनेटिव, जिसमें क्या क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसको टोटली रिप्लेस कर दिया है किससे, माइक्रोबियल से। जो माइक्रोबियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन डेरिवेटिव्स फ्रॉम बैक्टीरिया, एल्गी और यहाँ पे फंगस होते हैं, उसको टोटली इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे मैन्यूर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जो खाद होती है ना। देखो आप देखोगे ना आजकल शॉर्ट वीडियो में भी कहीं आप देखोगे कि जो किचन वाली जो आंटियाँ होती है वो जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, सब्जियों का वेस्ट मटेरियल होता है, उसको इकट्ठा करके उसको सोइल में या ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ पे वो सड़ जाए, ठीक है। अब उसको कहीं गमले में या अपने घर में से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा आपको प्लांट की ग्रोथ मिलती है, ठीक है। लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो सड़ जाती है, ठीक है, ऐसी चीज़ों आप प्लास्टिक नहीं डालोगे उसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोज जो होते हैं इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बायोडायनेमिक फार्मिंग जो है प्रमोट करता है कंपोस्टिंग को, ग्रीन मैन्योर्स को इस यहाँ पे प्रमोट करते हैं। जो भी मतलब आपके जो भी जो पत्ते वगैरह होते हैं ट्रीज के या ग्रीन जो भी लगा लो, ठीक है, उसके मैन्योर्स को यहाँ प्रमोट करता है। एंड क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करता है। क्रॉप रोटेशन अगर मैं छोटी सी इसमें डेफिनेशन में बताऊँ कि क्रॉप रोटेशन बेसिकली जैसे मान लो कि आपने एक, जैसे आपका ये छोटा सा फार्म मतलब हो गया, खेत हो गया छोटा सा, ठीक है। अब की बार इस पे आपने कोई मतलब एक फसल लगाई, ठीक है, और इस फसल की हार्वेस्टिंग के बाद आपने सेम फसल इसके ऊपर नहीं लगानी, या आप बोल सकते हो जो भी सीजनिंग फल है, यानी जो भी अलग अलग फसल इसके ऊपर आप लगानी है, ठीक है। जैसे अब की बार कोई और फसल लगा दी, अगली बार फिर कोई और लगा दो। तो यानी इसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर आप यहाँ पे कल्टीवेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग आप कर सकते हो, मिक्स क्रॉपिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपकी बायोडायनेमिक फार्मिंग में आती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये गुड फॉर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सॉइल है, या आप बोलो कि जो भी वाटर जो भी आप डालते हो, ठीक है, और कुछ भी लगा लो एयर को, ये और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत वो है ये, ठीक है, गुड है ये, ठीक है। उसके बाद सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। हमारी हेल्थ को जो भी कंज्यूमर इसको खाएगा या करेगा उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किसी तरह केमिकल नहीं इस्तेमाल किया। और दूसरा चौथा क्या है,
हायर एनुअल यील्ड, इसमें हमें ऐसा नहीं है कि कम अपना आपका जो आउटपुट है वो मिलेगा, पूरा हाईली आपका आउटपुट होगा, ठीक है। इसमें हमने बिल्कुल ही नेचुरली तरीके से आपको ये क्रॉप्स का एक तरह से आप बोल सकते हो प्रोडक्शन हम करते हैं। अब हम बात करते हैं गैप की। गैप क्या होता है? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने जो इसमें अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वैसे ही होता है। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या था कि कैसे हम एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसका प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये सब हमने उसमें देखा था, ठीक है। तो इसमें भी हमें एक तरह से प्रैक्टिसेस यानी एक तरह से देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से हमें देखना है। इसमें हम देखना है प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस ऑफ द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पे पहले देखते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का फुल फॉर्म तो ये हो गया। अब इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें अपनी एक सेफ, क्वालिटेटिव और यहाँ पे हेल्दी और यूजफुल क्रॉप और एक तरह से इसमें हमें फूड और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी मिल सके। यानी अपने प्रोडक्ट को सेफ, क्वालिटेटिव और हेल्दी बनाने के लिए हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ों को कलेक्शन या इसमें और कौन सी चीज़ें से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो भी क्रॉप रहेगी, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, उसको सेफ, क्वालिटेटिव, हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पे जो भी मेथड्स अप्लाई करेंगे उसको हम बोलते हैं जीएपी। तो यहाँ पे आर डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड गुड मेथड्स अप्लाइंग टू द एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेफ, क्वालिटेटिव, हेल्दी एंड यूजफुल क्रॉप एंड फूड मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा इसका प्रिंसिपल को बता दिया कि कैसे इस तरह से फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। प्रिंसिपल में पहला था एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, यानी एनवायरमेंट के साथ अच्छा ये करते हैं। अब उसके साथ सेकंड है जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी सोशल जो पीपल्स होते हैं वो भी इसको अच्छे से उनको भी इसकी डिमांड जो होती है चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि उनको भी एक सेफेस्ट अपने बॉडी के लिए सेफेस्ट चीज़ चाहिए होती है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी है वो भी यहाँ पे बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिकल यानी सस्ता भी है, यानी जो भी हमारे गरीब लोग होते हैं वो भी इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 4 पिलर हो गए, ये इसके 4 पिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइडलाइंस, कौन कौन से गाइडलाइन डिस्क्राइब बाय द जीएपी। तो यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग हम गाइडलाइंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है सीड्स एंड प्रोपगेशन मटेरियल। तो यहाँ पे सीड और प्रोपगेशन मटेरियल यानी जो भी आप सीड इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आपको पहले से पता है अपने जो भी आप उगाने वाले हो, ठीक है, कोई भी सीड आप उगाने वाले, कोई भी मतलब प्लांट उगाने वाले, जो भी इसको सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है तो वेल डन। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आपको आइडेंटिफाई करना है बॉटनिकली, ठीक है। एंड प्लांट वेराइटी आपको देखनी है, कीमो अनकीमो टाइप से आपको देखना है, एंड बाय इट्स ओरिजिन आपको देखना है, ठीक है। एंड द मटेरियल जो आपको पूरा 100% ट्रेसेबल होना चाहिए। आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट आल्सो आर यूज फॉर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ये सब आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन यानी एक तरह से जब भी आप कल्टीवेशन की बात करते हो तो इसमें आपको इंटेंसिव केयर करनी पड़ती है। जैसे हम अपने छोटे से जो भी मदर होती है वो अपने बच्चों की बहुत केयर करती है, तो ऐसे ही उस प्लांट की भी हमें केयर करनी पड़ेगी। जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी जिस टाइम पे उसको अच्छे से वाटर देना है तो वाटर देंगे, ठीक है, पेस्ट डालने हैं तो पेस्ट देंगे। तो सब हमें इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे कल्टीवेशन रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपकी जो भी वेरियस फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंट, सोइल, पेस्ट, ये सब हमें इसको देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल करते हैं, तो इसको हमें सब ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइल एंड फर्टिलाइज। अब जो भी हम सोइल और फर्टिलाइजर जो भी हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए किससे, जो आपकी जो हैवी मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड जो रेसिड्यूज होते हैं उससे कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए, और भी जो अननेचुरल केमिकल्स हैं उससे कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए आपकी सोइल। तो यहाँ पे द सोइल विच इज यूज फॉर कल्टिवेशन should not be contaminated by the heavy metals, pesticides, residues and other unnatural chemicals. Next हम बात करते हैं the use of fertilizer and other chemicals products should be minimum and possible. यानी जब केमिकल्स वाले इस्तेमाल करते हैं ना अपने जो भी पेस्टिसाइड वगैरह है तो उसको मिनिमम करना है हमें, ठीक है। और जो भी हमारी मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं वो हमारे जो कंटेमिनेटेड जो सॉइल होती है उसमें बिल्कुल भी उगते नहीं है, ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप आता है इरिगेशन का, यानी जिसमें हम पानी डालते हैं, इसमें हम फसल को अपनी पानी देते हैं। तो यहाँ पे वाटर शुड बी, देखो आपका जो पानी आप डालोगे ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा गंद है, ठीक है, नालों का पानी डाल रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो पानी रहेगा वो आपका बिल्कुल फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड, ये आपकी फीसिस जो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीसिस आपको पता होगा हैवी मेटल्स,
ठीक है, ये इससे कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इससे बिल्कुल भी आपका कंटामिनेट नहीं होना चाहिए वाटर, नहीं तो आपकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना अभी, जो मेडिकल और कुछ ऐसी मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जो इसको ऐसे वाटर को बिल्कुल भी अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें जब जब मुंह उठाया उसको पानी दे दिया, पूरा फुल भर के आ गए ऊपर तक। उसको जितना अगर उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना है तो मॉइस्चर ही देना है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी डाल दोगे उसके अंदर। ठीक है, उसके पूरा प्रोसीजर होता है जो आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और इरिगेशन जो है शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल एंड ओनली अप्लाई एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट। आप कैसे क्रॉप को मैनेजमेंट करोगे, जैसे बीच बीच में क्या होता है, जब हमारे अगर आप खेतों से मतलब अगर आपके घर में कोई फार्मर वार्मर है तो ऑब्वियस बात है, आप उसको पता होगा कि ये जो जुताई क्या होती है, उसको जुताई बोलते हैं। उसको क्रॉप मैनेजमेंट में हम जुताई करते हैं। जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं, या कई बार क्या होता है उसमें मिट्टी को थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ती है साइड से अच्छे से, ताकि प्लांट में अच्छा सा वाटर अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रिपरेशंस ऑफ प्लांट आर फॉर्मिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड शुड बी adopted to enable good plant growth and must be carried out whenever required। ठीक है, इसमें पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये जो केमिकली होते हैं, एंड फार एज पॉसिबल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हमें तभी डालना चाहिए जब हमें डॉक्यूमेंटेड हो, यानी बताया है कि इसके लिए नेसेसरी है, अदरवाइज हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या है, जब आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो हो गया, अब आपका सीजन आया काटने का उसको। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। हार्वेस्टिंग हमें तभी करनी चाहिए जब आपका प्लांट अच्छे से पूरा अच्छे से क्वालिटी आपको दे सकता है, यानी पूरी क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग शुड बी डन व्हेन प्लांट आर इन देयर बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे आपका वो जो सोइल है वो वेट हो गई है। ठीक है, रेन, हाई ह्यूमिडिटी, इन सब का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी प्रोसीजर। अब प्राइमरी प्रोसीजर कौन सा है, जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल देखा था, तब हमने वहाँ पे वेरियस स्टेप्स को बारे में बात की थी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस में आपका जो ये वाला हमने देखा था, तो इसको हमें अप्लाई करना है। इसमें हमने बात की थी ग्रेबलिंग की, वॉशिंग की, बॉइलिंग की, लीचिंग की, ड्राइंग की, तो ये सारे इसमें आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इसके हार्वेस्टिंग के बाद इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग, ड्राइंग, ये सब हमें इसके अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है पैकेजिंग पे। तो पैक आपको कब करना है, जब आपका जो प्रोडक्ट है अच्छे से ड्राई हो जाता है और पूरा पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो हम इसको क्लियर और ड्राई बैग में इसको पैक करना है। ठीक है, उसके बाद इसकी लेबलिंग भी करनी है ताकि वो मिसमैच ना हो। तो लेबल मस्ट भी क्लीन होना चाहिए आपका। ठीक है, और आपका जो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आपने आज मतलब लेबल लगाया कल वो उड़ गया वहां से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड होना चाहिए एंड मेड फ्रॉम नॉन टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, आपके मटेरियल के साथ डेक नहीं करना चाहिए, एंड उसको बता के लिखा हुआ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं, अब पैक हो गया, अब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्टोर करना है उसको, कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई चूहिया आया उसने उसको खा के चला गया, और अच्छे से आपको स्टोर करना है उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, अगर फ्रेश प्रोडक्ट है तो उसको हमें यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, तो 1 to 5 डिग्री सेल्सियस हमें करना है। अगर फ्रोजन में हम काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम फ्रोजन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -80 to -20 सेल्सियस के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट। देखो स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ जो है वेल ट्रेन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, और उसको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी पर्सनल हाइजीन वगैरह होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भी पर्सन है वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो ऑब्वियस बात है उस मटेरियल को भी, या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिसको आप दे रहे हो, जितना आपने दिया है पूरा डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखा होना चाहिए। ठीक है, all step involved in the manufacturing, processing, प्रोडक्शन एंड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, पूरा कुछ लिखा होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस देखो, आपको जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है मस्ट बी स्टैंडर्डाइज टू द मोनोग्राफ। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज मस्ट बी एज पर द फार्माकोपी सेक्शन। ठीक है, ऑब्वियस बात है हम अपनी फार्माकोपी को सेंटर में रखते हुए सब कुछ करते हैं। ठीक है, जो भी फार्माकोपी में हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसको ही हम पूरा करते हैं यहाँ पे, तो ये सब उसके रिगार्डिंग ये। ठीक है, देखो हमने शुरुआत में बात की थी जो हमारा बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है वो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली क्या करते हैं, इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विदाउट
द यूज ऑफ एनी सिंथेटिक केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो इनका इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं फॉर द प्रोडक्शन एम टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन ह्यूमन वेलफेयर विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है। यही हमारा एक मोटिव रहता है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, सॉइल को यहाँ पे सॉइल की जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है, सॉइल को कंटेमिनेट ना करें किसी चीज़ से, और अपनी बॉडी के लिए भी बड़ा अच्छा है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे दो तरह की होती है, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इसमें आपकी जो मैन्योर्स होती हैं जिसमें आपको बताया था खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल हम देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है उसको हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, यानी गरीबी को हम यहाँ से दूर करने चाहते हैं इससे, ठीक है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिकेसी, सॉरी एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आपको टॉपिक दिया है, पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पे पेस्ट बेसिकली होता क्या है, बेसिकली देखो पेस्ट बेसिकली क्या होता है, आपका अनडिजायरेबल प्लांट भी हो सकता है जिसको हम वीड्स बोल देते हैं, आपकी कोई एनिमल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, कॉजेज ऑफ कल्टीवेशन प्लांट्स, ठीक है, सॉरी लॉस ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, जो आपके प्लांट जो भी आपका प्लांट ग्रो हो रहा है उसको वो खराब कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेस्ट बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, फंगी हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, आपकी जो इंसेक्ट हो गए, वीड्स हो गए, वीड्स आपके जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हम उखाड़ते हैं, जब आप देखोगे ना बीच बीच में क्या होता है कि जब आपकी थोड़ी फसल बड़ी हो जाती है तो उसके साथ आपका अनवांटेड प्लांट भी उगता है, ठीक है, तो उसको उखाड़ना पड़ता है, बाहर से लेबर बुलाई जाती है, ठीक है, या घर में अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े लेवल पे होता है तो लेबर करती है वो। नॉन इंसेक्ट पेस्ट हम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फंगी। फंगी आपको पता है, फंगस ग्रोथ ऑन प्लांट एंड प्रोड्यूसेस मैनी डिसीजेज सच एज आपका वीट, आपकी वीट रस्टिंग जो होती है ना, जब आपकी गेहूँ जो होती है वो भी खराब हो जाती है उससे, ठीक है। और यहाँ पे रोज रस्टिंग इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्कोएटोट्रोपिया जो होता है कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेइश वाइट इरेगुलर स्पोर्स जो कर देती है वो, ठीक है। एंड उसके बाद अल्टीमेटली जो भी क्रोजन करके वहाँ पे एक तरह से, और उसका जो सेल डेथ है वो हो जाती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद लीफ जो है ऑब्वियस बात है, जब लीफ की सेल डेथ होगी तो ऑब्वियस बात है लीफ भी गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वायरस। अब वायरस आपको पता है कितना भयानक होता है, इसके बारे में तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो उसको। तो वायरस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेज अकरिंग इन द प्लांट एंड वायरस कोज अ ट्विस्टिंग ऑफ यंग प्लांट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो टीएमवी का, तंबाकू मोएसिक वायरस जो होता है इफेक्ट द डिजिटलिसिस होता है उसको इफेक्ट करता है, नाइट शेड को इफेक्ट करता है, और यहाँ पे आपको सोल्टेरियस फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट कैसे इफेक्ट करते हैं। इंसेक्ट में आपके जो फ्लाइज हो गए, मोड्स हो गए, ठीक है, आपके कट वॉर्म्स हो गए, आपकी जो ग्रास ओपर आपको पता होगा, ये तो आपका इसको टिड्डे बोलते हैं, ठीक है। कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो उसको खराब करती हैं, ठीक है। वीड्स में आपको बताया मैंने कि अनवांटेड एक तरह से अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप्स, और ये करते हैं ज़्यादा न्यूट्रिशन। जैसे आपको ये आपने यहाँ पे खेती की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे गेहूँ लगा ली, ठीक है, और इस गेहूँ के बीच में क्या हुआ है, उग गई थोड़ी थोड़ी, उसके बाद इसके साथ ना कुछ अनवांटेड प्लांट भी उग रहे हैं ऐसे, ठीक है। और ये इतनी जल्दी उगते हैं क्योंकि क्या करते हैं एकदम से फैल जाते हैं, ठीक है, और उसका जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल का वो सारा अपने आप ले लेते हैं, और जो प्लांट हमारा उग रहा होता है उसको वहीं पे उगने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन कौन ले रहा है सॉइल का, ये प्लांट ले रहे हैं, तो उस प्लांट को खाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपने जो हमारा डिजायर प्लांट है उसको उगा सकें। तो यहाँ पे अनडिजायर प्लांट होता है जिसको हम ग्रो नहीं करने देना है अपनी फील्ड में। और वीड्स इंटरफियर इन द ग्रोथ ऑफ द कल्टिवेशन प्लांट एंड कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, मैंने वो बताया आपको, सोइल से सारा मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ वीड्स आर कल्टिवेटेड प्लांट एरिया विल सून acquire wool space of the area and leads to a destroying of the cultivated plant, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कोकिल्स एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक तरह का सीड होता है, ठीक है, कॉजेज द डेथ ऑफ द वीड रूट, ठीक है, ये बहुत जल्दी विग्रसली एक्सेसिव क्वांटिटी में एकदम से अपना पूरी जगह घेर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं। देखो इसमें बेसिकली आपको जो रैट, चूहे, माउस घर में जो होते हैं ना, रैबिट वगैरह, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने जनरली वो देखा होगा नील गाय जिसको हम बोलते हैं, रोज जिसको हम बोलते हैं, वो खेतों में बहुत घुस जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक
ठीक है, नील गाय जैसे होते एक तरह से, मतलब एक नील गाय उसकी अगर आप हाइट देखोगे ना थोड़ी सेम होती है। तो वो बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं, वो ज़्यादा हरी चीज़ें खाते हैं, तो ऑब्वियसली बात तो आपके खेतों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ऐसे एनिमल्स होते हैं। तो बाकी आपके नॉन सेक्ट पेस्ट में आ गए, होते वो भी पेस्ट है। इसमें रैट, चूहे तो आपको पता ही है। तो इनको इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब चूहों का एक पिंजरा होता है अपने घरों में, आप देखा भी होगा। ठीक है, इसको ऐसे खोल देते हैं ढक्कन को, और जाला होता है, होता है उसमें खाना कुछ फंसा के उस रैट अंदर एंटर करता है। तो ये आपने देखा होगा। तो रैट के लिए होता है ये। मंकी को भाई बस उनको तो पता ही होगा कैसे कैसे हालात होते हैं उनके। कई केसेस में मैंने सुना कि मैंने आसपास के एरिया में सुना था कि जो मंकी का इतना हो गया था कि घरों में आसपास जो ऊपर छत होते हैं ना उनके ऊपर भी मतलब मंकी कूदते थे, और उनका जो घर में घुस के खाना वगैरह खा लेना, ठीक है, बहुत डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। तो लोगों ने पता क्या किया था मंकी के साथ, उनको बोरे में डाल के ऊपर से आग लगा दी। तो इतनी भयानक तरीके से उनको जला के मारा है। तो ये बहुत केसेस होते हैं। और ऐसे ही जो नीलगाय होते हैं उनके साथ भी बहुत वर्स होता है। जैसे आप देखोगे ना कि स्पेसिफिक ना, हमारे गांव में मैंने अपने देखा कि स्पेसिफिक लोगों को बुलाया जाता है जो एक्सपर्ट होते हैं बंदूक चलाने में। तो वो गोली क्या करते हैं, उस गोली से नीलगाय को मार देते हैं ताकि वो आपकी फसल को डिस्ट्रॉय ना करे। तो इतना हद तक है ना, मतलब वर्स होता है एनिमल्स के साथ। तो उसका सोल्यूशन तो वैसे मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, बहुत सुन के भी थोड़ा सा हैरान के होते कि इस तरह से जानवरों के साथ किया जाता है। बाकी का आप ये पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल क्या होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं मेथड आर ऑफ फ्लोइंग कंट्रोल द पेस्ट। तो पहले हम देखते हैं मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में बेसिकली क्या होता है, अपने हाथ से हम बेसिकली मैनुअली आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मेरे पेड़ के ऊपर कोई कीड़ा जा रहा है, ठीक है, उस कीड़े को आपने उठाया हाथ से और फेंक दिया उठा के साइड में। ठीक है, तो इस तरह से यानी हाथों का इस्तेमाल करके कहीं देखोगे कि ना कीड़ों को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं उनको। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, इट इंक्लूड्स अ सिंपल टेक्निक लाइक अ हैंड पिकिंग, हैंड के साथ उसको उठाओ और फेंक दो। बर्निंग कर दो उसको, पेस्ट यानी उसको जला दो, मतलब बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, एंड द पेस्ट ट्रैप करने हैं, जैसे रैट में, जैसे मैंने बताया था रैट और जो माउस होते हैं इसको हम ट्रैप कर देते हैं इनके पिंजरे के अंदर। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रॉय द एग्स ऑफ एंड एग्स, उसके एग्स को ही मार दो ताकि वो आगे पैदा ही ना हो। ठीक है, जो लार्वा है उसको मार दो। ठीक है, एंड उसके बाद लिखा हुआ है किल द इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ये थोड़ा सा मतलब एक तरीका आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मेथड्स। एग्रीकल्चर मेथड्स में क्या है, इसमें बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्रॉप रोटेशन एक सबसे बेटर आइडिया है। इसमें हम जब क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी एक प्लांट आज हमने, जैसे फॉर एग्जांपल आज की जैसे मान लो कि हमने इस साल अलग खेती की और अगले साल कोई और अलग खेती कर ली। तो इस तरह से मतलब करते करते हमने क्रॉप रोटेशन करते गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की खेती की। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो उससे हमें जो सॉइल है वो अच्छी फर्टिलिटी हो जाती है उसकी। तो इस तरह से हम इसको एग्रीकल्चर मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इंटर जो आपका क्रॉपिंग हो गया उससे हम कर सकते हैं। सोलिनेशन, ये जो होता है मेथड। सोलिनेशन में बेसिकली आपने देखा होगा कि कहीं ना फार्मिंग में ना इस तरह से, जैसे ये आपकी ऐसे, जैसे प्लांट उगा हुआ है बीच में, ठीक है, ये प्लांट बीच में उगा हुआ है, और जो ये जो साइड में नीचे क्या करते हैं इस प्लांट के, एक पॉलिथीन टाइप होता है उसको बिछा देते हैं। अब इससे क्या होता है, ऊपर से धूप पड़ेगी, इस पॉलिथीन के ऊपर धूप पड़ेगी। ठीक है, ऊपर प्लांट आ रहा है। अब इस पॉलिथीन के ऊपर जब धूप पड़ती है तो जो भी धूप पड़ती है, अब देखो, जब अब आप इमेजिन करो कि मैंने अपने मुंह में ना पनीर ऐसे ऊपर ना पनीर ऐसे लपेट ली, तो मुझे सांस आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोल के ऊपर पनीर ढक देते हैं, एक प्लास्टिक टाइप पॉलिथीन होती है उसको ढक देते हैं। और इससे क्या होगा, जो सोल में जो भी गैस या सोल की जो हीट अंदर ट्रैप होगी, तो उससे सोल में जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना वो मर जाते हैं। तो एक तरह से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है यूजिंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड जो आपके पेस्ट वगैरह होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे सिंपल मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन ही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में आपको पता है कि बेसिकली क्या करते हैं, द मेथड इन्वॉल्व इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमीज। देखो आपको पता है कि बिल्ली दुश्मन होती है चूहों की, ठीक है, ऐसे कुत्ता दुश्मन होता है ऐसे, मतलब एक तरह से मैं आपको बता रही हूँ, डॉग जो होते हैं वो बिल्ली को मारते हैं, और इस तरह ये आपको पता है, कहानी पता है, आप बचपन में सुनी है। तो इस तरह से अगर हम अपने, जैसे आपको पता है कि चूहे होते हैं खेत में, तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए हम बिल्ली को वहाँ पे छोड़ देते हैं। अब बिल्ली क्या करती है, बायोलॉजिकली उसको खा सकती है। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है, जैसे आपका फॉर्म है और इसमें कुछ लकड़ी का से टंगा के ना किसी नकली के इंसान को बना दिया जाता है, ताकि जो भी, जैसे मैंने बताया नील गाय का एग्जाम्पल लेता, अगर वो आपके खेत में एंटर कर रही है तो वो एंटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको लग रहा है कोई इंसान खड़ा है। ठीक है, या इस नील गाय को प्रिवेंट करने के लिए हम मतलब हमारे खेत में ना आए, तो ना लोग पटाखे होते हैं ना दिवाली बजाते हैं, तो वो भी इसके सामने से फोड़ देते हैं ताकि वो नील गाय एंटर ना करे।
ऐसे ही जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बर्ड्स के लिए भी ये अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तरह से बोलते हैं बर्ड्स टू कम्बाट फाइट, ठीक है। ऐसे केमिकल कंट्रोल में आपको पता है केमिकल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल गिरो और उसको मार डालो, ठीक है। इसमें फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इस एग्जाम्पल लिखे हुए इसको पढ़ लेना बस, सिंपल। इंसेक्टिसाइड्स और ये भी आपको लिखा हुआ है, रेडिसाइड्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। वारफेरिन देखो यहाँ पे, ये वारफेरिन अगर आपने सुना है इसको, इसके ये ना ट्रेटोजेनिक होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकली हम इसको करते हैं, देखो बायो आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पे केमिकल नहीं होते, तो केमिकली पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल यहाँ पे हम उसको ऑब्टेन करते हैं। बायो और इंसेक्टिसाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक माइक्रोब से, प्लांट से, एनिमल से, इंसेक्ट से, ठीक है, इनसे हम करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक तो हैंडल करना इसको, सेफ टू हैंडल यूज, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है टू द प्लांट और ह्यूमन, लेस एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिक, इको फ्रेंडली है, डू नॉट इफेक्ट सोइल फर्टिलिटी, और बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी अगर उसको सोइल में जाएगा तो डिग्रेड हो जाएगा। केमिकल क्या होता है, डिग्रेड नहीं होते इजिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल है, बायोकेमिकल है, प्लांट पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। बायोकेमिकल में आपको लिखा हुआ है पेस्टिसाइड्स में, बायोकेमिकली हम इसको बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल अकर इन द केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द, बिल्कुल इसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल वगैरह लिखे हुए, अगर आप इजी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लांट में अगर आप देखोगे तो ये आपका लिखा हुआ है, देखो प्लांट में आप नीम का, तंबाकू का इसको इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करो एंड एंजॉय करो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।